हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग अंतिम समय में समझ लेते हैं कॉपी को आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। OMR ये पहला पेज कैसे भरना है, रोल नंबर और ये प्रश्न पत्र जो है संकेतांक किस प्रकार से भरेंगे। चलिए इसको समझते हैं। देखिए पेपर आपको इस प्रकार से, बिल्कुल इस प्रकार से मिलेगा। अब आपको करना क्या है कि इसमें ये देखिए ये रोल नंबर, आपका जो भी रोल नंबर होगा, देखिए ये 6 पॉइंट, पहली बात तो 6 पॉइंट ही आपको भरना है। ठीक है, कैसे भरना है, रोल नंबर जो भी रहेगा यहाँ पे अंकों में लिखना है। जो भी अंक हैं 2, 4, 5, 8 जो भी रहेगा इसको जो है आप अंकों में इस प्रकार से लिख देंगे। और फिर इसके बाद ये जो शब्दों में दिया गया है, शब्दों में इसको भरने के लिए यहाँ पे इस प्रकार से आप लिखेंगे 2, 4, 5, 8। समझ में आया ना। इस तरीके से जो भी है इसको भरेंगे। और फिर विषय क्या है, सामान्य हिंदी, तो यहाँ पे आप लिखेंगे विषय में सामान्य हिंदी। ठीक है, और इसमें जो है ये जो लिखने वाली बात है इसको काले पेन से लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। प्रश्न पत्र जिसमें केवल एक प्रश्न होता है तो यहाँ पे आप लिखेंगे केवल। ठीक, और फिर प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक यहाँ पे लिखना। ये संकेतांक देख रहे हैं ना, ये वाला, तो इसी संकेतांक को यहाँ पे लिखना है। जो है जो भी होगा आप वही लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हम लिखें 301 VI। ठीक है, इसको आपको यहाँ पे ऐसे ही भर देना है। ठीक है, फिर इसके बाद आगे देखेंगे ये परीक्षा का दिन। तो ये 24 तारीख को है, तो कौन सा दिन है, यहाँ पे आप लिखेंगे सोमवार। ठीक, यहाँ पे भरेंगे साफ साफ अक्षरों में सोमवार। और परीक्षा की तिथि क्या है, 24। ठीक, 24/5/2025। ठीक, और पाली कौन सी है, प्रथम पाली में हो रहा है तो प्रथम पाली लिखेंगे। द्वितीय पाली हो रहा है तो यहाँ पे आप द्वितीय पाली लिख देंगे। ठीक, और फिर इसके बाद केंद्र का नाम, वो आपका जो रहेगा प्रवेश पत्र मिला रहेगा, ऊपर से दूसरी लाइन शायद होगी केंद्र का नाम, तो उस केंद्र के नाम को यहाँ पे लिख देना है। और इसके बाद ये दिनांक देख रहे हैं, यहाँ पे आप दिनांक डालेंगे। बाकी आपको कुछ नहीं करना। परीक्षा कक्ष संख्या यहाँ आप पूछ करके वहाँ भरेंगे, वो एग्जामिनर अपना जो है देख लेंगे इसको क्या भरना हुआ है। और इसमें खास करके आपको कुछ भी नहीं करना। ठीक, अब ये रहा पेपर। अब पेपर में जो भी प्रश्न है, इन प्रश्नों को एक एक करके पूरा हम लोग डिटेल में अच्छे से समझेंगे। जैसे ये मेरी असफलताएं किस विधा की रचना। अब ये देखिए जो भी प्रश्न है इसमें इसको आप आंसर कैसे देंगे ये। ठीक है, इस प्रकार से आप इसी पेज पर, पन्ना पेज खोलने के बाद ये नया पेज जो होगा यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे। कैसे लिखेंगे, दूसरे पेज पर यहाँ पे आप नहीं लिखेंगे। इसी तरीके से आप स्पष्ट अक्षरों में इस प्रकार से इसको आप लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे ये पहला प्रश्न रहा, 1 मिनट ये प्रश्न लगा देने, बिल्कुल ऐसे ही आपको क्रम से लिखना है। जैसे चलिए एक एक प्रश्न को अच्छे से समझिए। जैसे ये रहा, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, तो ये लिखेंगे क्या, देख रहे हैं ये ऑप्शन में दिया है कहानी, आत्मकथा, डायरी, जीवनी, तो इसका हो जाएगा आत्मकथा, ऐसे लिखेंगे। दूसरा, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन, विद्यानिवास मिश्र, प्रेमचंद्र और ये नागार्जुन। ठीक है, तो इसका जो है सही जवाब है राहुल सांकृत्यायन। तो ये राहुल सांकृत्यायन इस प्रकार से आप लिखेंगे। अगला, निम्न में से कौन सा उपन्यास जैनेंद्र द्वारा लिखा गया है, तो सुनीता उपन्यास जैनेंद्र द्वारा लिखा गया, तो इसको इस प्रकार से आंसर लिखेंगे। ठीक है, फिर अगला, ब्राह्मण पत्र का संपादन किसने किया है, इसको किया प्रताप नारायण मिश्र ने, ऐसे। ठीक है, फिर आगे अगला ये है, चिंतामणि रचना के लेखक हैं। चिंतामणि रचना के लेखक हैं, ऑप्शन में दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, और ये रामचंद्र शुक्ल, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा नागेंद्र। तो ये देखिए ये ऑप्शन में ये जो दिया हुआ है इसका आंसर ये जो है, देख रहे हैं, ये अंतिम प्रश्न का आंसर रामचंद्र शुक्ल। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा जो है काव्य वाले से रिलेटेड प्रश्न आते हैं ना। 5 ये जो है 5 ऑब्जेक्टिव ये रहेगा गद्य वाले से और 5 पद्य वाले से। तो पद्य वाले में पहला प्रश्न रहा, भारतेंदु युगीन कवि हैं प्रेमधन महादेवी वर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र और नरेंद्र। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिखेंगे भवानी प्रसाद मिश्र। अगला, हुंकार काव्य के रचयिता हैं, देख रहे हैं ऑप्शन ये इस प्रकार से है, और इसका उत्तर रहा रामधारी सिंह दिनकर। ठीक,
फिर अगला प्रश्न, प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, नागार्जुन, शमशेर बहादुर। ठीक है, तो ये चौथे वाले का, ये जो है गा वाले में कौन सा सही है, ये चौथा शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से आप इसका आंसर लिखेंगे। ठीक, चलिए अब इसके बाद अगला देखेंगे, तीसरा सप्तक प्रकाशन जो है क्या है, तीसरे सप्तक का प्रकाशन पहला वाला कब हुआ था, 1943 में, दूसरा 51 में, है ना, और तीसरा वाला 59 में, 1959 में, और चौथा वाला कब हुआ था, 1989 में। तो ये चारों आप याद रखिए, पहला वाला कब हुआ था, 1943 में, ये पहला, और दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये है, चौथा ये है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये है, तो इसमें पूछ रहे हैं तीसरा वाला, तो 1959 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला। अगला, पल्लव से उद्धृत कविता परिवर्तन के रचयिता हैं। ठीक है, तो पल्लव ये सुमित्रानंदन पंत जी हैं इसमें। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ये दूसरा वाला। ठीक है, तो अंगा में दूसरा वाला, इस प्रकार से आप आंसर देंगे, अंगा का ये दूसरा, सुमित्रानंदन पंत। ठीक, तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर आप लोग लिखेंगे। अब हम आते हैं, ये जो डिस्क्रिप्टिव होता है यानी सब्जेक्टिव वाले प्रश्न का आंसर किस प्रकार से लिखेंगे, इसको समझिए। जैसे ये रहा, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जिनकी अधिक बूढ़ी है, जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। तो अब इसमें देखिए, ये गद्यांश दिया हुआ है, इसको देख करके आप पहचान ही चुके होंगे ये किस पाठ से लिया गया है। अब इसमें देखिए 3 या 4 ये जो है 5 प्रश्न इसमें आधारित दिए हुए होते हैं, इन्हीं 5 प्रश्नों का आंसर देना है। तो कैसे आंसर देंगे इसको समझिए। जैसे गद्यांश का संदर्भ लिखना है, तो संदर्भ आप बिल्कुल इसी प्रकार से लिखेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर लिखने के बाद संकेत, और ये इस प्रकार से, फिर संदर्भ जो है ऐसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा के भाषा और आधुनिकता नामक शीर्षक से अवतरित किया गया है जो जिसके लेखक, यहाँ आप लिखेंगे जिसके लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। ठीक है, या आप इसे भी लिख सकते हैं, जो लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के द्वारा लिखा गया है। इसमें किस बात का वर्णन किया गया, एक लाइन आप उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद आगे रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या, जैसे इसमें रेखांकित भाग कौन सा है, ये रेखांकित अंश ये रहा। यह किस दीपक की ज्योति है, जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवा निरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की। ठीक है, भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। ठीक है, तो इतने का अर्थ आपको लिखना। ठीक इसी प्रकार से प्रोफेसर रेड्डी जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि भाषा, संस्कृत, आचरण, सभ्यता से युक्त होते हुए भी, ये इस प्रकार से युक्त होते हुए भी परिवर्तनशील है, जैसे समय के साथ साथ गतिमान रहती है। भाषा की गति विज्ञान की प्रगति के साथ लंबी रहती है। वैज्ञानिक जो है उसी में से आप छांट करके अच्छे से बना करके इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न इसका रहा, गद्यांश का उल्लेख स्पष्ट कीजिए। गद्यांश का यही ना है, गद्यांश का उल्लेख स्पष्ट कीजिए। ठीक है, गद्यांश का उल्लेख स्पष्ट कीजिए। कौन सी ज्योति सर्वोत्तम ज्योति है, लेखक ने किसके मुस्कानमय जीवन का चित्रण किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों का आंसर आप लिखेंगे। ठीक है, जैसे जैसे प्रश्न क्या था, गद्यांश के उद्देश्य, इसमें उद्देश्य क्या है, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज करना आवश्यक है। ठीक है, और दूसरा प्रश्न है, कौन सी ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है, तो भाषा संस्कृत एक अटूट अंग है। ठीक है, ये रहा, इस प्रकार से लिखेंगे। और ये देखिए, अब मुस्कानमयी जीवन का चित्रण, इस प्रकार से आप इसको लिख देंगे। ठीक है, अब तीसरे प्रश्न का आंसर ये हो गया इस प्रकार से। फिर चौथा पद्यांश वाला होता है। देखिए पद्यांश में ये है, ये रहा। पांचवें में, चौथे प्रश्न में पद्यांश वाला देखिए 2 दिया रहता है, 1 करना होता है। जैसे ये कोई प्यारा कुसुम कुंभला गेह में जो पड़ा हो, तो इस प्रकार से ये दिया है। पद्यांश का संदर्भ लिखना है, और पद्यांश में राधा ने अपनी तुलना किससे की है, इस प्रकार से आप इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, ये संकेत, फिर इसका संदर्भ, फिर प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के पवन दूतिका नामक शीर्षक से अवतरित किया गया है, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी के द्वारा रचित है। ठीक है, इतना ये लिखेंगे संदर्भ।
फिर दूसरा प्रश्न इसमें क्या है, प्रस्तुत पद्यांश में राधा ने अपनी तुलना किससे की है। तो यहाँ पे आप राधा ने किससे तुलना की है, इसका आंसर आप लिखेंगे, ठीक है। और क्या क्या जो भी है, और फिर प्रस्तुत पद्यांश रेखांकित अंश की व्याख्या कर लेंगे, ठीक है। गोपियों में राधिका जी पवन को प्रकृति वस्तु माध्यम से श्री कृष्ण भगवान को गोपियाँ याद दिला सकने के लिए कहती हैं, ये याद दिला सकने के लिए कहती हैं, और भगवान को ये इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं ना, गोपियों को याद दिला सकने के बारे में कहती हैं। राधिका जी कहती हैं कि यदि किसी घर में प्यारा पुष्प सूख कर गिरा हो तो उसे मेरे प्रियतम के चरणों में गिरा देना, ताकि उन्हें हमारी याद आ सके कि ऐसे गोपियां भी मेरी अनुपस्थिति में सूख रही होंगी, ठीक। इस प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों का आंसर बिल्कुल इसी तरीके से आप आंसर देंगे, ठीक है। अब ये चौथे के बाद ये जो पांचवा प्रश्न होता है, देख रहे हैं चौथे में 2 दिया रहता है, एक अभी हमने देखा, और दूसरा यदि आप करना चाहें तो अथवा वाला इसको आप कर सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न, इसमें है किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय। तो इसमें किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय, इसको आप क्रम से ऐसे लिखेंगे, ये इस प्रकार से देख पा रहे हैं, ये ऐसे, ठीक है। ये रहा, इसमें पहले संक्षिप्त परिचय इस प्रकार से लिखेंगे, फिर साहित्यिक परिचय पूरा लिखेंगे इस प्रकार से, और ये साहित्यिक परिचय इतना ही इस प्रकार से आप लिखेंगे, और इसमें कुछ इसके बारे में दोहा यदि श्लोक कुछ जानते हैं तो इसके बारे में आप बना करके इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, या जो याद किए उसको लिख सकते हैं, प्रमुख कृतियाँ। तो इस प्रकार से आप ये जीवनी लिखेंगे, और इसके बाद फिर इसी प्रकार से ये कवि का, और ये कवि का जीवन परिचय भी आप किसी एक का, जैसे अभी हमने बताया संक्षिप्त परिचय लिख करके आप आगे बढ़ जाएंगे। फिर बहादुर और लाटी कहानी के उद्देश्य को अपने शब्दों में लिखिए। अब इस प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे, शिवानी द्वारा रचित कहानी लाटी पर, ठीक है। अब ये इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे, ठीक। और फिर अगला प्रश्न ये रहा, देखिए अथवा करके ध्रुव यात्री कहानी की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। तो ये अथवा करके 2 प्रश्न दिया रहता है, इसमें किसी एक का आंसर आपको इस प्रकार से लिख देना है। फिर 7वां प्रश्न ये इस प्रकार से ये रहेगा, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। तो जो आपके जिले में, जिस जिले में जिले वाइज होता है ना, तो ये अलग अलग खंडों का, तो इस आप जो है उसका आंसर अपने ज़िले के अनुसार, आपको पता ही होगा किसमें किसका है, तो इसका उत्तर आप लिखेंगे। और फिर 8वां प्रश्न रहेगा जो संस्कृत से रिलेटेड, संस्कृत गद्यांश से रहता है, 2 रहता है उसमें 1 करना होता है, और संस्कृत पद्यांश से 2 रहता है उसमें से 1 करना होता है। तो संस्कृत गद्यांश वाला पार्ट ये रहा, ठीक है। अब संस्कृत गद्यांश वाले में जैसे संस्कृतस्य ये साहित्यम, ये पूरा पढ़ेंगे तो समय लगेगा, आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसमें से जो भी आता हो, एक ये है और दूसरा ये, इन दोनों में से जो भी आपको आता है उसमें करना क्या है कि संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करने को आता है, और हमेशा यही आता है, ठीक है। क्या 8वां प्रश्न यही रहता है कि 1-2 गद्यांशों में से किसी एक का आंसर देना होता है। तो फिर इसका आंसर आप इस प्रकार से देंगे, जैसे पहले वाले का, ये पहले संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषाया महत्वम, ठीक है, नामक शीर्षक से लिया गया है, वर्णन अवतरित है जो भी। फिर इसके बाद प्रस्तुत पंक्तियों में संस्कृत भाषा के महत्वों का वर्णन किया गया, इसको जो है इसी लाइन में आप यहीं ऐड कर देंगे, इस लाइन को यहाँ पे छोड़ना नहीं है। फिर हिंदी अनुवाद आप इसका कर लेंगे, ख़त्म कहानी। फिर इसके बाद अगला जो है भाग होता है 8वें का, जिसमें 2 श्लोक रहते हैं, किसी एक का आंसर देना होता है, ठीक है। तो श्लोक का आंसर भी आप देखिए, आंसर में क्या संदर्भ सहित अनुवाद करने को आता है, तो वही ना करना है, तो संदर्भ सहित अनुवाद कर लेंगे इसको इस प्रकार से, ठीक है। फिर इसके बाद अगला पार्ट आता है जिसमें आपको एक मुहावरा लिखना होता है, ठीक है। ये 4 दिया रहता है, किसी एक का आप आसानी से लिख सकते हैं, लोहे का चने चबाना ना, अर्थात कठिन परिश्रम करना, परीक्षा समीप आने पर सभी विद्यार्थियों के लोहे के चने चबाने लगे, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद 9वें के बाद ये आपका इस प्रकार से रहेगा 10वां प्रश्न, गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो ये
दिया रहेगा, उस इसमें प्रश्न रहेगा। अब इस प्रश्न का उत्तर इसी में है, ठीक है। अपठित गद्यांश है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर इसी में रहेगा। आप गद्यांश का शीर्षक अपने मन से बना के लिखेंगे और फिर संस्कृत का अर्थ स्पष्ट करेंगे, इसमें जो भी कहेगा प्रश्न में उसका उत्तर देंगे। इसको करिए या फिर अथवा करके एक और दिया रहता है, इन दोनों में से जो भी आपको अच्छे से समझ में आए उसका उत्तर आप लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद 11वें में जैसे ये दिए हैं, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। जैसे मेघ मेध, अब इसका बादल और कील दिए हुए हैं। दूसरा दिए हुए हैं बादल और यज्ञ, काला और बुद्धि, बादल चरवी। तो मेघ मेध का क्या होगा, बादल और यज्ञ, ठीक है, यानी बा वाला इसका सही होगा। इसका शब्द युग्म लिखेंगे, अर्थ जो सही है वो लिख देंगे। फिर दूसरा है, देख रहे हैं, निर्वाण निर्माण, क्या दे रहे हैं, निर्वाण और निर्माण। तो इसका इसमें कौन सा सही होगा, इसको ढूंढ करके लिख लेना है। तो निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष, मोक्ष, और ये निर्माण का मतलब रचना, मोक्ष और रचना। तो इसको इस प्रकार से आप स्पष्ट राइटिंग में लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद दूसरा वाला भाग जो है ये रहा, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। अब 2 अर्थ लिखने हैं किसी एक के। पंचानन जो आपको अच्छे से आए, अज, कौशिक, ठीक है। तो अज का जो है 2 शब्द क्या होगा, बकरा और अग्नि। इसका आंसर आप इस प्रकार से लिखेंगे। दूसरे में देख रहे हैं, ये खा वाला पार्ट है, क्या खा वाले पार्ट में ये हम लिखे हैं क्या, दूसरा वाला, ठीक है। दूसरे वाले में आप इसमें लिखेंगे क्या, ये अज बकरा, ये हो गया। फिर निम्नलिखित वाक्यांश में से एक शब्द का चयन करके लिखिए। जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो, ठीक है, वो क्या होता है, अकिंचन, गरीब, भिक्षुक या फिर तुच्छ, ठीक है, वो क्या होता है, अकिंचन, ठीक है, समझ में आया। फिर अगला देखिए, वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकारी बनाया गया हो, तो वो क्या होता है, वह पत्र, तो ये क्या होता है, आज्ञा पत्र, ये एक शब्द। और अगला, निम्नलिखित में से 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। इसमें 2 वाक्यों को क्या करना है, शुद्ध करके लिखना होता है। तो ये एक वाक्य ये है, याज्ञवल्क्य ने कहा कि आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है, आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है। अब इसमें उसने कहा कि मैं 4 भाई है, आपकी पुत्री प्रज्ञा गुणवान महिला है। तो उसने कहा कि मैं 4 भाई हूँ, और उसने कहा कि उसने कहा कि उसके 4 भाई हैं, ठीक है। इस प्रकार से आंसर लिखेंगे। और फिर अगले पार्ट का इस प्रकार से आंसर लिखेंगे, जिसमें ये दिया हुआ क्या, वियोग, श्रृंगार रस अथवा करुण रस के स्थायी भाव उदाहरण सहित लिखना है, ठीक है। तो ये रहा श्रृंगार रस, क्या, जब रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से क्या होता है, रस के रूप में परिणत हो जाता है। तो निष्पत्ति, जो जिस भाव की निष्पत्ति होती है, जिस रस की निष्पत्ति होती है, उसे श्रृंगार रस कहते हैं, ठीक। ये अब जहाँ पर काव्य में नायक नायिका के आपस में प्रेम अथवा अलगाव के बन जाए तो वहाँ पर श्रृंगार रस होता है, ठीक है। अब ये कहत सुनत रिझत हिझत लजियात हैं भरे भवन में करत हैं नयनन की बात, ठीक है, नयनन ही बात। तो ये हो गया श्रृंगार रस। और दूसरा श्लेष अलंकार लिखना, जहाँ काव्य में एक ही शब्द के 2 अर्थ हों उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। उदाहरण ये, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानुष पून। तो इसमें पानी के 3 अर्थ हैं, है ना। पानी का अर्थ ये मोती, मोती के लिए जो है मोती, मानुष और चून, ठीक है। तो चूने के लिए तो सीधे सीधे जल हो जाएगा, क्या है, चूने के लिए जल हो जाएगा, और मनुष्य के लिए जो है क्या हो जाएगा, मर्यादा हो जाएगा, मोती के लिए उसकी चमक, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 3 अर्थों में हो जाएगा। फिर अगला भाग है जिसमें लिखना है क्रम से, फिर अगला, इसके बाद अगला प्रश्न है कि दोहा छंद, कुंडलिया छंद का लक्षण सहित उदाहरण लिखना है, ठीक है, लक्षण सहित उदाहरण लिखना है। तो दोहा में जो है या अर्ध सममात्रिक छंद होता है, इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख करके इसमें मात्रा लगा देंगे। फिर इसके बाद आवेदन पत्र लिखना है। आवेदन पत्र का फॉर्मेट जो है इस प्रकार से बिल्कुल आप लिखेंगे। ये सेवा में जिसके पास लिख रहे हैं उनका, फिर विषय लिखेंगे, महोदय जो भी है इसको लिख देंगे इस प्रकार से, धन्यवाद, दिनांक डालेंगे, भौदिया का खगा,
ठीक है, इस प्रकार से आप ये रहा आप लिखेंगे। और फिर इसके बाद ये निबंध, निबंध में जो है आप ऐसे लिखेंगे, पहले रूपरेखा डालेंगे, प्रस्तावना और उपसंहार, ये प्रस्तावना पहले हेडिंग रहेगी, उपसंहार अंतिम, बीच में जो भी है उससे रिलेटेड आज चीज़ें लिखेंगे प्रस्तावना में इस प्रकार से, ठीक है। और फिर ये लिखना है विज्ञान वरदान, अभिशाप, ठीक है, और फिर लास्ट में उपसंहार करके एंड कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से पूरी कॉपी आप अच्छे से लिखेंगे। चलिए, तो बढ़िया से जाइए, अच्छे से सुंदर राइटिंग में बढ़िया से लिख के आइए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।